अस्सलाम जी। सबसे पहले आप सबको वेलकम अलबहरिया CSS इंस्टीट्यूट। आज आपका यहाँ पे जो सेमिनार है उसका बेसिक जो पर्पज़ है वो ये है कि आपको बेसिक जो चीज़ें हैं CSS से रिलेटेड वो बता देंगे, जिसमें आज आपके जो स्पीकर्स हैं मैडम अक्सा इम्तियाज़ साहिबा, उन्होंने CSS ट्वाइस क्वालिफाई किया, PMS भी क्वालिफाई किया, उनका वो रिज़ल्ट अवेटिंग है। साथ ही साथ मैडम सोबिया फजल साहब हैं, 25th पोजीशन है 2020 में, और DMG ग्रुप में उनकी सिलेक्शन। असल मकसद क्या होता है CSS सेमिनार का? मकसद ये है कि आपको बताया जाए एकेडमी का क्या रोल है, CSS करते हुए आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और अलबहरिया CSS इंस्टीट्यूट में जहाँ पर आप आए हैं वहाँ पर CSS की जो प्रिपरेशन है वो कैसे करवाई जाती है, हमारा मेथड क्या है, तरीक़ेकार क्या है, और उसमें जो बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं ऑप्शनल से मुताल्लिक कुछ वो हैं, ये सारा कुछ आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। उसके बाद जो आपके स्पीकर्स हैं वो 1 to 1 आएंगे, वो आपसे डिस्कशन भी करेंगे, कुछ चीज़ें भी बताएंगे, इस तरह से बात चलेगी। सबसे पहले तो ये है कि हम अलबहरिया CSS इंस्टीट्यूट में प्रिपरेशन करवाते क्या हैं, हमारी मेथडोलॉजी क्या है। यहाँ पर हमारे जो बैच शुरू होता है उसमें 30 to 35 स्टूडेंट्स होते हैं। क्लास को ओवर क्राउड नहीं करते। उसकी रीज़न्स क्या है? उसकी रीज़न्स ये हैं कि जो CSS का बेसिक पर्पज़ है प्रिपरेशन का, जिसके लिए बच्चा एकेडमी को परसू करता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता। कैसे? सवाल पैदा होता है कैसे? वो ऐसे कि बच्चे ने फीडबैक लेना होता है, एवेल्युएशन करवानी होती है, वो नहीं हो पाती। अच्छा, इसके साथ ही साथ हम करवाते कैसे हैं प्रिपरेशन? हमारा मिनिमम जो बैच होता है वो 6 मंथ का होता है। जैसे ही जो आपने अटेम्प्ट देनी होती है उससे पहले अगर 6 मंथ से कम रह जाए तो हम बैच शुरू ही नहीं करते। वो क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल अकेडमीज में जो ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स हैं CSS के, वो 4 मंथ के होते हैं या 4.5 मंथ के होते हैं। डेली क्लास होती है 3 से 4 घंटे की। हर सब्जेक्ट को 12 से 15 या 18 घंटे तक पढ़ाया जाता है। यहाँ पर ऐसे नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल रिलेशन जो IR का आपका सब्जेक्ट है, उसके जो हम 90 आवर्स आपको पढ़ाते हैं, 90 घंटे जब आपको पढ़ाया जाता है, फिर जाकर सब्जेक्ट का जो है हक अदा होता है, और जो आपके स्कोर जो आपकी डिजायर है उसके मुताबिक आता है। अब जो नॉर्मल अकेडमीज जो हैं वो अगर आपको 12 से 15 घंटे पढ़ाते हैं तो खाली जो आपके टोटल सब्जेक्ट हैं वो आपको 180 घंटे पढ़ाएंगे। मतलब अगर मैंने आपको ये बताया, अगर 15 घंटे भी आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, 15 लेक्चर्स भी दिए जाए, तो ये टोटल बनते हैं 180 घंटे, 180। हमारा जो सिर्फ IR का सिलेबस है वो आपको 90 घंटे में पढ़ाया जाए। अच्छा, आप एकेडमी में आते हैं, एकेडमी का मकसद होता है कि आप जो क्लासेस लेना चाह रहे हैं वो मिल जाए। उसके बाद जो बाद का मकसद है वो पूरा ही होता। सबसे पहली बात ये कि जो 90 घंटे आपको पढ़ाया जाता है वो आपको 100% सिलेबस पढ़ाया जाता है। जब आप 4.5 मंथ या 4 मंथ वाले सेशन को परसू करते हैं तो वो एक सिलेक्टिव स्टडी हो जाती है। सिलेक्टिव स्टडी से CSS नहीं होता। अब हम यहाँ पर कैसे करवाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जिसको समझना बहुत जरूरी है। CSS ना किसी टीचर ने पास करवाना होता है,
ना किसी एकेडमी ने पास करवाना होता है। सीएसएस जो एकेडमी की स्ट्रेटजी होती है, जो उनका तरीक़ेकार होता है, उसके मुताबिक अगर चला जाए, अगर किसी एकेडमी में अच्छा है तो फिर वो आप कर सकते हो। वो कैसे, मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। हमारे यहाँ पर 6 घंटे डेली क्लास होती है। 6 घंटे क्लास से क्या मुराद है? आज अगर सुबह 8 बजे आप आए हैं तो 3 बजे तक आपकी क्लासेस चलेंगी। अब ये 6 आवर्स की जो क्लासेस हैं, ये मिनिमम टाइम पीरियड है। वक्त के साथ साथ ये इंक्रीज होता है। अब आपने आज क्लासेस ले ली, कल आपकी क्लास नहीं होगी, हफ्ते में 3 दिन क्लास होती है। इससे क्या मुराद है? कल छुट्टी है? बिल्कुल नहीं। देखिए, इसका क्या मतलब है, आपको होम टास्क दिया जाता है। आज आपने पढ़ा है तो कल आपने तैयार करना है साथ साथ। अगर आप उसको नेक्स्ट डे में तैयार नहीं करेंगे तो जब आपका एग्जाम आएगा, एग्जाम के टाइम पर आप वहीं पर खड़े होंगे जिस दिन आप एकेडमी में आएंगे, क्योंकि आप तो हमेशा से सोचेंगे अपने मुताबिक। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि जी मैं तो नहीं करूंगा रोज का रोज। अगर आप रोज का रोज करेंगे नहीं तो आप यहाँ नजर भी नहीं आएंगे। सपोज अगर आप इस इंस्टीट्यूट में आते हैं तो आप रोज का रोज काम नहीं करते, या दूसरी चीज आप छुट्टियां करते हैं, तीसरी चीज जो आप लेट आते हैं, इसमें वार्निंग मिलती है आपको 1 2 3, उसके बाद हम अपनी क्लास का जो डिसिप्लिन है वो खराब नहीं होने देते, हम गुड बाय कहते हैं। उसकी वजह है कि हमें रिजल्ट चाहिए, बाकी क्लास का सारा इन्वायरमेंट खराब होता है। एक पैक बैच हमारे पास होता है जिसमें अब जो फ्रंट बैच 30 जून को शुरू होना है, उसमें अप्रोक्सीमेटली 80% एडमिशन डन है, 20% पाइपलाइन में है, जिसमें हमारा सैटरडे को ऑनलाइन सेमिनार हुआ था फेसबुक पे, उस पर भी काफ़ी बच्चों ने अभी इनरोलमेंट पेंडिंग है। तो ये हमारा 30 जून को बैच शुरू होना है। अच्छा, ये बात मैंने आपको क्यों बताई? इसका बताने का मकसद ये है कि अब 30 जून के बाद जो बच्चा आएगा उसका क्या होगा? हम इनरोलमेंट नहीं करते। क्यों? 3 नुकसान होते हैं उससे। पहला नुकसान जो क्लास में बच्चे बैठे हैं उनका होता है, दूसरा नुकसान सबसे बड़ा तो उसका होता है, और तीसरा इधर टीचर का भी टाइम जाया होता है। वो कैसे? उसने कुछ प्री रिक्विजिट टॉपिक्स होते हैं, वो बच्चा पढ़े नहीं होते, उसने पिछला टॉपिक पढ़ा होगा तो अगला समझ आएगा ना, फिर वो क्वेश्चन करता है अननेसेसरी। जो क्लास में 30 बच्चे बैठे होते हैं, 35, उनका भी टाइम जाया होता है, टीचर का भी टाइम जाया होता है, वो अपना भी टाइम जाया करता है। इस वजह से हम बाद में इन्वॉल्वमेंट नहीं करते, पैक बैग। अच्छा, फिर लेट कमिंग और छुट्टियों वालों को क्यों नहीं हम एक्सेप्ट करते? सिर्फ इसी वजह से वो छुट्टी करते हैं। छुट्टी करने की वजह से उनका जो टॉपिक होता है पिछला उन्होंने पढ़ा नहीं होता, वो प्री रिक्विजिट टॉपिक हो तो वो फिर दीवार की तरफ देखता रहता है। टीचर आई कांटेक्ट भी मिस हो जाता है टीचर के साथ, फिर वो वहाँ पे जो टाइम जाया होता है ना, इस वजह से जो बच्चा छुट्टियाँ करता है उसको भी हम स्टॉक ऑफ करते हैं। ये तरीकेकार है। अच्छा, इसके अंदर मैं बताता हूँ, आज अगर क्लास हुई है 6 घंटे तो नेक्स्ट डे आपने अपना सारा काम करके आना। अब नेक्स्ट डे क्या होगा? 6 घंटे में आपको अगला पढ़ाया भी जाएगा, उसके ऊपर 2 काम होंगे जो आपने तैयार किया होगा, जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा बच्चों को होती है। अगर वो ना हो तो फिर उसको धक्के खाने पड़ते हैं, दोबारा फीसें भरनी पड़ती हैं। क्या मुराद है इससे? उसके बाद उसको चाहिए होता है फीडबैक एंड एवेल्युएशन, मतलब बच्चा गलती करे। जो नॉर्मली बच्चा गलती करता नहीं है, जिसकी वजह से डे एंड पे जब वो एग्जाम आता है वो एक बात सोच रहा होता है, मैं अटेम्प्ट दूं या ना दूं, मेरी अटेम्प्ट जाया ना हो जाए, जो सबसे ज्यादा नुकसान की बात है। क्यों? आप जब सीएसएस करना शुरू करते हैं तो आप क्या कहते हैं कि ये कोई 6 महीने की जर्नी है, या आप कहते हैं इसको 8 महीने की जर्नी। ऐसा नहीं है। ये आप जरा गौर से सुन ले, ये समझ ले, ये बात बच्चे को समझ नहीं आती।
एक मरतबा आपको जिंदगी मिलती है, वो सारी की सारी ना आप गलत डिसीजन की वजह से खराब कर लेते। ये चीजें आपको 2-3 साल बाद पता चलती हैं। जो मैं बात करूंगा अभी तक की या आगे करूंगा, उसमें टेक्निकलिटी होगी, लॉजिक होगी। इससे क्या होगा, देखिए आज अगर आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं, फैब में इसका एग्जाम होगा, कितने महीने हो गए? 7 महीने, 7-8 महीने ये हो गए, 8-9 महीने बाद रिजल्ट आना है, 2 साल हो गए। मतलब उसके बाद बंदा कह रहा होता है जी रिजल्ट, उसे पता होता है क्या है, जो उसने अटेम्प्ट दी होती है वही आना होता है ना। 2 साल वो वहां जाया कर देता है, फिर वो सोचता है मैंने सब्जेक्ट गलत रख लिया, फिर वो जाता है डॉक्टर्स के पास, फिर डॉक्टर्स उसको मिलते हैं बड़े बड़े मशवरा देने वाले। एक कहता है जी ये रख लो, दूसरा कहता है फला सब्जेक्ट रख लो, तीसरा कहता है, मतलब उसे डायरेक्शन ही सही नहीं मिलती। 2 साल तो वो पहले जाया कर देता है, फिर बाद में नुकसान ही नुकसान है। तो ये बात समझना कि आपने राइट डिसीजन लेना है। राइट डिसीजन आप तभी ले सकते हैं आपको बेसिक चीजें जो है ना अंडरस्टैंड हो रही हो। सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन ये है कि आप जहां जा रहे हैं वो तैयारी करवाते कैसे तैयारी होगी। सबसे पहला जो ये बोला जाता है कि बैच अभी शुरू हुआ है, आप आ जाओ। बैच पहले से शुरू होता है, जैसा कि अब हम कह रहे हैं कि हमारा बैच 30 जून से शुरू होगा, जिसमें अप्रोक्सीमेटली एडमिशंस डन है। जब आप पहले से चलते हुए बैच में बैठ जाते हैं तो साइकोलॉजिकली आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। बात वहीं पर आगे रुकी क्योंकि आपने प्री रिक्विजिट टॉपिक्स नहीं पढ़े होते। आप कहते हैं बैच पता नहीं कब से चल रहा था, इस वजह से एक आपका नुकसान अलग से शुरू हो जाता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है ऑप्शनल की सिलेक्शन। देखिए सीएसएस के अंदर आपने जो रिटन पार्ट है ना, आपके 1200 मार्क्स हैं। 1200 मार्क्स के अंदर कंपल्सरी कितने हैं? 600। वो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं, चाहे जो मर्जी करें। इसका मतलब है ऑप्शनल की 600 इक्वल क्यों रखेंगे? वहां जाके आपका जो रिजल्ट है वो फ्लैक्चुएट होता है। अब उसके लिए आप जाते हैं जगह जगह पर, फिर आप एक और चीज सोचना शुरू करते हैं, मेरा स्टडी बैकग्राउंड फलाना है, फला है, फला है। आप उसमें भी टाइम जाया करते हैं। फिर आप जाते हैं 3, 4, 5, 6 लोगों के पास, हर एक की बात मुख्तलिफ होती है। बात मुख्तलिफ होना बात नहीं है, बात यह है कि उसमें लॉजिक होना, टेक्निकलिटी होना, और उसको जब कोई बताए उस पर इस तरह से समझ आए कि उसने ये बताया है, ये करना है तो क्यों करना है, यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज बात जो ये बात है वो ये है कि फला नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, फिर उसकी बात में डाल। उसने आपको ये तो बता दिया फला सब्जेक्ट करे, भाई अभी तो बताया ना फला क्यों ना करे। अगर आपका स्टडी बैकग्राउंड फला है तो वो वाला क्यों ना करे। फिर डिफरेंट इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो भी सब्जेक्ट पढ़े होते हैं। कौन से? वही सब्जेक्ट पढ़े होते हैं जो स्कोरिंग होते हैं, या टेक्निकलिटी से देखें या लॉजिक से देखें, उसको रखना चाहिए। अब ये बात कि अब हमारा जो सेशन शुरू हो रहा है वो 7 मंथ प्लस का है। उसके अंदर एक दिन आपकी क्लास होगी, दूसरे दिन आपने काम करके आना। जब आप साथ साथ काम करेंगे उसका क्या फायदा? सबसे पहली बात, जब आप काम करेंगे गलती करेंगे, आपको पता चलेगा। मैं सपोज इंग्लिश की गलतियां बता दूं, आपको टीचर बताएगा आपकी ग्रामर की गलती है। फिर ग्रामर के अंदर 10,000 चीजें हैं। ग्रामर के अंदर पंक्चुएशन की गलती है, या आप पैराग्राफ बहुत बड़ा लिख देते हैं जिसकी वजह से चीजें अंडरस्टैंड नहीं होती, क्या आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, या जो वोकैबुलरी आप यूज करते हैं वो जो है एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट पूरी करती है कि नहीं करती है। आया जो आप पैराग्राफिंग करते हैं उसकी कनेक्टिविटी करनी आ रही है आपको, नहीं आ रही। मतलब 10,000 मसले हैं सीएसएस के अंदर, क्योंकि कंपटीशन होता है। अब फिर एक और बड़ा मसला बताता हूँ, बच्चे बाजार से बुक्स खरीदते हैं,
और पढ़ना शुरू कर देते हैं गलती पे गलती। बड़े बड़े नाम, मैं नाम नहीं ले सकता, मेरा मकसद नहीं है किसी को डिमोट और प्रमोट करना, तो बड़े बड़े नाम किताबें खरीद लेते हैं, नोट्स ले लेते हैं, वो सारे के सारे कॉपी पेस्ट होते हैं। मैं वजह भी बताता हूँ कैसे। हमारे पास लाइनें लगी होती हैं, आगे पब्लिशर कह रहे होते हैं अपने प्रोफेसर टीचर का नाम दे दें, हम आपको इतनी परसेंटेज देंगे, हम नहीं देते। वो सारे के सारे नोट्स जो है कॉपी पेस्ट होते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, टीचर आएगा अपने नोट्स देगा आपको, साथ साथ हैंडआउट्स देगा अपना जो। अब इससे क्या फायदा होगा, जो टाइम आपने ऐसे एक ऐसे लिखने को सही ऐसे लिखे ना, वर्किंग करके 15 दिन मिनिमम चल अच्छे से हक अदा करें, आपको यहाँ ऐसे लिखे लिखाए मिल जाने हैं। क्या लिखे लिखाए कॉपी पेस्ट होंगे, आप कहीं से भी वो नहीं निकाल सकते, वो कॉपी पेस्ट नहीं होंगे। हमारा अपना रिसर्च ओरिएंटेड वर्क होगा। उसके बाद क्या फायदा, क्या फिर आपको उसका, जनाब आप पर टाइम बचेगा। टाइम ही तो चाहिए। जो एक चीज है ना, जो आपने फीस भरते हैं, वो आपको बाद में लाइफ में मिल सकती है मेहनत करके, एक चीज नहीं मिल सकती। वो मैं वहीं पे आकर रुकता होता हूँ, वो है टाइम। टाइम जो है प्राइसलेस है, वो घड़ी की टिक 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 आपको दुनिया की कोई ताकत वापस नहीं दे सकती। तो वो बचाना काम, वो कैसे बचेगी, वो आपके डिसीजन से बचेगी। आप जाएं 10 जगहों पे जाएं, मैं आपको दावा देता हूं, आप 10 जगहों पे जाएं, आप फिर एनालिटिकल अप्रोच यूज करें, जो मैं सब बच्चों को कहता हूं। हमने खुद भी सर्च किया है, हमें पता है किस अप्रोच की जरूरत है सीएसएस के अंदर। एनालिटिकल अप्रोच की जरूरत है। एनालिटिकल अप्रोच कहां से मिलेगी, पहले तो तलाश करें कौन आपको एनालिटिकल अप्रोच को यूज करते हुए बताएगा कि आपने कैसे चलना है, आपने अपना सफर कैसे शुरू करना है, आपने फला सब्जेक्ट को कैसे लेकर चलना है। हर सब्जेक्ट की अपनी फिलॉसफी है। ये सारी चीजें कलेक्टिवली आपको यहाँ पर मिलेगी। मैं 1 से 10 आपको दावा देता हूँ, आप 20 जगह पे जाएं, 10 जगह पे न जाएं, पहले रिसर्च करें, वर्किंग करें। वर्किंग करने के बाद मैं एक ही चीज आपको बचाने का कहूंगा, वो है टाइम। टाइम आपको नहीं मिलना। क्यों? जब आपके 2 साल गुजर जाएंगे तो फिर एक झटका लगता है ना, फिर आप पीछे मुड़ के देखते हैं। कुछ लोग तो दोबारा से सफर शुरू कर सकते हैं, कुछ के बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, वो नहीं कर सकते। बड़े मसाइल है लाइफ में, फिर आगे जाना होता है, फिर पीछे आने का उनके पास टाइम नहीं होता। और ये कितने परसेंटेज होंगे, 95+, क्योंकि मेजॉरिटी मिडिल क्लास, जो अपर मिडिल क्लास है ना, जो जिनके कह लें कि लैंड लॉर्ड माँ बाप है, वो तो कर सकते हैं, मगर उनको भी ये बात समझनी चाहिए, ये टाइम चला गया तो वापस नहीं आएगा। ये एक तरीकेकार है। अब रही बात ऑप्शन की सिलेक्शन, कुछ हद तक बाकी स्पीकर्स आपको बताएंगे। अब बाकी हमारे इधर ऐसे जो क्राइटेरिया है, जब आप एडमिशन ले लेते हैं सबसे पहले आपको इसके बारे में गाइड किया जाता है। मगर जो मैं तरीकेकार बताता हूँ, जब आप अकेडमी में एडमिशन लेते हैं, वट एवर जहाँ मर्जी हो, वो आपको सबसे पहले कंपल्सरी शुरू करवाते हैं, फिर कुछ इंटरवल देके, एक वक्फा देके, फिर आपको लेकर जाते हैं ऑप्शन की तरफ। उसमें एक टाइम लिमिट होती है आपको उस पर वर्क करने की, अगर वो करवाते हो। अच्छा, इसके बाद इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, बच्चे ये गलती कर रहे होते हैं ऑप्शन के बारे में, वो मैं बता देता हूँ, पता नहीं आपसे इंटरेक्शन रहे कि ना, ये तो एक दूसरी बात है ना। ऑप्शन में बच्चे गलती कर रहे होते हैं, वो एग्जाम जो फॉर्म फिल करना शुरू करते हैं अक्टूबर में, तब भी सोच होते हैं ना फला सब्जेक्ट चेंज कर। उनको साइकोलॉजिकली उनकी काउंसलिंग ही नहीं करता हूँ। यहाँ पर आपको काउंसलिंग मिले, डे टू डे मिले, कौन करेगा? कोई सीएसएस क्वालिफाई करेगा, सीएसपी करेगा, कोई जुडिशियल ऑफिसर करेगा, कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करेगा। वो राजनेता ऑफिसर नहीं होगा। आप यहाँ पर बैठे हैं, आप एक वॉइस लेके बैठे होंगे सीएसएस करना है, ऐसा ही है ना। हर सीएसपी टीचर भी नहीं होता।
देखिए आपकी डिजायर क्या है कि मैंने सीएसपी ऑफिसर बनना है, आपकी डिजायर ये तो नहीं है मैंने टीचर बनना है। फिर यहाँ पर जो सीएसपी ऑफिसर आता है वो पहले उसको देखा जाता है कि वो क्या टीचर भी है, कि आपको पिक्चर दिखाने के लिए खड़ा किया गया है या आपका एडमिशन करने के लिए खड़ा किया गया है। यहाँ पर आपको अभी भी कल भी परसों तरसों ऐसा नहीं मिलेगा, कोई अपनी पिक्चर दिखाने नहीं आएगा। क्यों? फिर वहीं पे आके मैं रुकूंगा, टाइम वापस नहीं आता। तो हमने 1 मिनट जाया होगा, 40 बच्चे बैठे होंगे तो 1 मिनट वो आके सीएसपी यहाँ पे लेगा, 40 मिनट जाया होंगे। तो हम बड़ा एनालिटिकल अप्रोच यूज करते हैं। कोई भी चीज ले लें, किसी एक को दूसरे के साथ मेरे से डिस्कस कर लें। वो एनालिटिकल अप्रोच क्या है? पहले मेंटोर को देखा जाता है, उसके डेमो होते हैं, उसको परखा जाता है, उसका नॉलेज देखा जाता है, उसकी वर्किंग देखी जाती है। फिर इतनी रिसर्च के बाद, इतनी एनालिटिकल अप्रोच के बाद फिर यहाँ पर आकर वो खड़ा है। बिकॉज टाइम वापस नहीं आएगा। आपका फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे नज़दीक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको लेकर शायद मैं भी इस टीम का हिस्सा हूँ। क्यों? यहाँ पर यकीन जानेंगे, जो भी आपका जो बैच शुरू होना है, मैं एक एग्जांपल देके अपनी बात खत्म करूँगा। यकीन जानेंगे, यहाँ पर खड़ा हूँ, ऐसी बात आपको बताने लगा हूँ। एक बूढ़े गाड़ी वाले बाबा जी आए यहाँ पर एडमिशन लेने अपनी बच्ची का। खैर उनका एक डिज़ायर थी, ख्वाहिश थी, तो मुझे रेफर कर दिया गया। क्या मसला था उनका? वो आके बैठे जी, मैंने कहा बताया जी डिस्काउंट तो वाला। मैं क्या, मैं कंसर्न पर्सन हूँ, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। मैंने क्या रीज़न बताया? कहते मेरे हाथ देखिए, मैं ट्रक में ईंटें भरता हूँ, मेरी उम्र देखें। मैंने किसी ऑफिसर को गाड़ी से जाते देखा तो मैंने सोचा मेरी बेटी भी एक ऑफिसर हो। इस डर को भी रखते हुए हम बहुत केयर करते हैं आपकी। कौन कैसे जैसे कैसे तैसे यहाँ पे बैठा हमें नहीं पता। लोगों के बड़े मिसाइल हैं, आप बड़ी एक उम्मीद लेकर यहाँ पर आते हैं, तो फिर जब आपकी क्लासेस शुरू होती हैं, फिर जैसे आपकी केयर की जाती है लाइक अ न्यूली बोर्न बेबी। समटाइम स्टूडेंट्स आगे कहते हैं कि सर आप हमें बच्चों की तरह बड़े केयरफुली लेकर चल रहे थे। मैं इससे एक बात जोड़कर फिर खत्म करूंगा। ये हुआ वाकया पिछले मंथ, ये एपिसोड यहाँ का ही है। हमारे जो पिछले बैच है, एक बच्चे का मुझे फोन आ गया, मैं रात को खाना खा रहा था घर में, उसने फोन किया कि मैं खुदकुशी कर लूँगा। मैं तो परेशान हो गया, मैंने फिर कॉल तो नहीं काटी, मैं खाना खा रहा था, उसकी बात सुनना शुरू कर दी। मैंने कहा क्यों करोगे भी, खुदकुशी क्यों करोगे? कहता है सर पढ़ाई जा रहे हैं 6 घंटे पढ़ा रहे थे, 7 घंटे शुरू कर दिया है। मैंने उससे बात की, मैंने खाना खा लिया, मैंने कॉल नहीं काटी। मैंने कहा कहीं सच में जाके खुदकुशी ना कर। अच्छा फिर मैं आने तो उसको ठंडा किया, तो मैंने पूछा वैसे मजाक में, उसको थोड़ा सा हंसाया। मैंने कहा क्या करोगे, क्या खुदकुशी कैसे करोगे? कहता है मैं गर्मी के बाहर आके आग लगा दूंगा। अच्छा खैर मैंने उसकी जो रिजर्वेशन थी वो खत्म की और मैंने कहा तुम मुझे सुबह आके मिले। अब हैप्पीली पढ़ना होता है। मैं कहता हूँ तुम्हारी किसी दिन मैंने वीडियो बनानी है, तुमने ये मुझे कहा था तो मैं लोगों को बताऊंगा। तो अब बताने का मकसद ये है कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो मैं आप एक बात बताता हूँ। सबसे पहले अगर मैंने कुछ कहा होगा, अगर आपकी वो डिजायर पूरी नहीं हुई, अगर हम आपको सही तरीके से नहीं लेकर चले, सबसे पहले आपने मेरे पास आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, डिजायर्स होंगी, जो भी एक स्ट्रेटेजिक प्लान होगा, हम उसको पूरा करते हैं। और बाकी फिर मैं चाहूँगा आप मैडम साहिबा को भेजें। अभी आपसे मैडम अफसान व्यास साहिबा बात करेंगी। CSS 2019 क्वालिफाई किया, उसके बाद 2020 क्वालिफाई किया। अनफॉर्चुनेटली उनका इंटरव्यू नहीं हो सका दोनों टाइम। रिटर्न तो कर लिया ना। सर्टिफिकेट की बात की 6-7 महीने, तो इसको श्रिंक करके 3-4 तक भी तो महदूद किया जा सकता है, जो आपने एक्स्ट्रा कमाओ के भाई अगले दिन जो छुट्टी कंसिस्टेंटली होगी।
भाईजान जब आप यहाँ से जाएंगे एक कॉस्ट होती है, टाइम की कॉस्ट होती है। आप ट्रैवल करोगे 1 घंटा आओगे जाओगे वो बचाना है, फिर डे टू डे आपने काम करना है वो बचाना है। ये सारी चीजें बचाने के लिए आपके टाइम को मैनेज किया होता है। अब आपकी डेली क्लासेस रख दे 3 घंटे की। और दूसरा आपके सवाल का जवाब ये है कि हम सिलेक्टिव स्टडी नहीं करवाते। सिलेक्टिव स्टडी 25% है एज ए होल CSS का, वो यहाँ पे नहीं करवाते, ठीक है। वो 25% से फिर रिजल्ट भी 25% आता है, इसके बाद फेल ही होता है। जैसे भी लॉकडाउन का सिस्टम चल रहा है तो फिर क्लासेस का क्या मतलब होगा? हमारी क्लासेस फिजिकल क्लासेस होती हैं। Good evening everyone. My name is Akshay Vyas. I graduated in double maths and physics when I completed my masters in computational physics from the University of Punjab. I have qualified CSS 2019 and CSS 2020 and I have also qualified PMS 2020 and now we are waiting for the final results of PMS 2020. यहाँ पर जो मेरे आने का पर्पस है वो आपको एक ब्रीफ सा इंट्रो देना है। सब लोग जानते हैं CSS के बारे में कि ये 1500 मार्क्स का एग्ज़ाम है, जिसमें से 1200 मार्क्स आपके रिटर्न के एग्ज़ाम के हैं और जो क्वालिफाई कर लेंगे उन लोगों को 300 मार्क्स के फाइनल जो इंटरव्यू है उसमें अपेयर होना होगा। अब अगर इन 1200 मार्क्स की आप बात करें तो ये भी इसको डिवाइड किया गया है। 600 मार्क्स आपके ऑप्शन के और 600 मार्क्स आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के हैं। इन 600 मार्क्स में जो कि आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं ये फर्दर डिवाइड किया गया इनको। 100 मार्क्स आपके इंग्लिश प्रेसी के हैं, 100 मार्क्स आपके इंग्लिश ऐसे के हैं, 100 मार्क्स इस्लामिक स्टडीज़ के हैं। उसके बाद 300 मार्क्स आपके जनरल नॉलेज के हैं, जिसमें से 100 मार्क्स पाक अफेयर्स हैं और 100 मार्क्स आपका करंट अफेयर्स है और 100 आपका GS है, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और उसके बाद 600 मार्क्स आपके ऑप्शन सब्जेक्ट के। अगर CSS को बहुत ब्रीफ आपको डिफाइन करना हो तो ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है और सेकंड है आपका जो हाई स्टैंडर्ड ऑफ नॉलेज है। आपके पास नॉलेज है और सेकंड आपके पास अगर इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड है तो ये दो बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको रिटन एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड है। तो सब लोगों को इन पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा कमांड होनी चाहिए ताकि आप लोग इनको अच्छा परफॉर्म कर सकें अपने रिटन एग्ज़ाम में। अगर जनरल नॉलेज की आप बात करें जो कि 300 मार्क्स का है, इसमें ओवरऑल आपको 120 मार्क्स हैं जो कि फाइनल में पास करने के लिए चाहिए 300 मार्क्स रिटन एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज के लिए। तो अगर आपको यहाँ पर जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर करवाई जाती है, जो बेसिक्स करवाए जाते हैं इंग्लिश ग्रामर के, अगर आप लोग इंग्लिश ग्रामर के जो बेसिक रूल्स हैं उनके ऊपर आपकी कमांड हो जाती है, उसके साथ साथ अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में फॉर एग्जांपल अगर आपके पास करंट अफेयर्स हैं या पाक अफेयर्स हैं, उसको आपको जो नॉलेज चाहिए उनके टॉपिक्स के लिए अगर वो आपके पास है और आपके पास इंग्लिश ग्रामर के ऊपर आपको कमांड है तो आपको सिर्फ इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए और उसके बाद ये आपकी आर्ट है कि आपको किस तरह से आप उसको लिखते हैं अपने रिटन एग्जाम में। यहाँ पर जो आपको करवाया जाएगा करंट अफेयर्स को लेकर, तो यहाँ पर जो हमारी बेसिक जो स्ट्रैटेजी है करंट अफेयर्स करवाने की, तो वो ये है कि जो भी टॉपिक है जो कि आपको सिलेबस गिवन है FPSC की जानिब से आपको बताया गया है कि कौन से एरियाज हैं जो कि आपको पूछा जाएगा, जिनमें से फाइनल एग्जाम में आपसे तो उन एरियाज़ को हम यहाँ पर कवर करवाएंगे, यानी कि जो सिलेबस है वो आपको यहाँ पे कवर करवाया जाएगा। जो भी टॉपिक है उस पर यहाँ पे आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दी जाएगी और उसके बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड एक 1 लाइनर की फॉर्म में कुछ नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उस 1 लाइनर में उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब अरेंज करके आपको दे दिए जाएंगे और आपसे ये कहा जाएगा कि आपने अब जो एक टॉपिक को सुना है, जिस टॉपिक के बारे में आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दी गई है, उसके बाद जो एक 1 लाइनर प्रोवाइड किया गया है, इन दोनों को सामने रखते हुए आपने उस टॉपिक पर एक्सपेंशन करनी है। एक्सपेंशन का मतलब ये है कि जिस तरह से आपने अपने फाइनल एग्जाम में रिटन एग्जाम में आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, एक जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी जिस भी डायमेंशन से आपसे पूछा जाएगा आपने उसको
अटेम्प्ट किस तरह से करना है। तो यहाँ पे जो बेसिक फोकस है वो इस बात पर है कि इंग्लिश भी है आपके पास एक नॉलेज भी आ गया है एक टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद आपकी ये जो आर्ट है या आप लोगों की ये आप लोगों की क्वालिटी है कि आप उसको किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से आपको मैनेज करना है, टाइम किस तरह से मैनेज करना है, एक टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों के पास जो नॉलेज है बहुत सारा उसको आपने अरेंज किस तरह से करना है, किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे उसको। और आपको जो 40 मिनट्स दिए जाएंगे रिटर्न एग्जाम में एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए, तो उस टाइम को आपने किस तरह से मैनेज करते हुए उस टॉपिक के ऊपर आप लोगों ने लिखना है। तो ये करंट अफेयर्स की बेसिक है। और इसके बाद अगर इंग्लिश ऐसे की आप बात करें तो इंग्लिश ऐसे में बहुत से एस्पिरेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि शायद सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है जिसको रिटर्न को क्रैक करना इस पेपर को वो इंग्लिश ऐसे है। तो यहाँ पर इंग्लिश ऐसे जो हम करवाते हैं वो इस तरह से है कि आप लोगों को बेसिक्स बताएंगे कि किस तरह से आपने इंग्लिश ऐसे को प्रिपेयर किस तरह से करना है और उसके बाद इंग्लिश ऐसे को आप लोगों ने अटेम्प्ट किस तरह से करना है। इसके लिए आउटलाइन किस तरह से बनाएंगे, उसको पैराग्राफ राइटिंग में किस तरह से अरेंज करके ऑर्गेनाइज करके लिखेंगे, ये सब बताने के साथ साथ कोई 15 से 16 जो इंग्लिश एसेज हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप उसको देख सकें एक गाइडलाइन के तौर पर कि किस तरह से आप लोग खुद से इंग्लिश ऐसे राइटिंग करेंगे और बाद में वो आपके जो इंग्लिश ऐसे हैं उनको चेक भी किया जाएगा। तो बेसिकली अगर आप कंपल्सरी सब्जेक्ट्स पर देखें तो यहाँ पर दो ही मेन चीज़ें हैं, एक आपकी इंग्लिश है और दूसरा आपका नॉलेज है। इंग्लिश और नॉलेज को बेहतर करने के लिए अगर कोई कॉमन सोर्स है जिसके ज़रिए से आप लोग इंग्लिश को भी बेहतर कर सकते हैं और आप लोग अपना नॉलेज भी बेहतर कर सकते हैं तो वो न्यूज़पेपर रीडिंग है। यहाँ पर आप लोगों से बार बार कहा जाएगा न्यूज़पेपर रीड करने हैं, खुद भी आप लोगों को जो एडिटोरियल्स हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं, कॉलम्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे कि आप इनको स्टडी करें। जो न्यूज़पेपर है वो एक ऐसा सोर्स है जो ना सिर्फ आपकी इंग्लिश को बेहतर करता है, आपको एक ऐसा इंग्लिश एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है, इसके साथ साथ आपको नॉलेज भी मिलता है न्यूज़पेपर से। तो हम आपसे यहाँ पे न्यूज़पेपर रीडिंग किस तरह से करनी है, इसके साथ साथ हम आपको न्यूज़पेपर रीडिंग बाकायदा करवाया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि किस स्टूडेंट ने कौन सा एडिटोरियल पढ़ा है और जो भी कॉलम पढ़ा है, आर्टिकल पढ़ा है, तो उसकी समरी भी आप लोगों से यहाँ पर करवाई जाती है जो स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये बेसिक था कि जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं आपके 600 मार्क्स के, तो उनको आपने किस तरह से लेकर चलना है। अगर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनकी आप बात करें तो 600 मार्क्स हैं आपके ऑप्शनल्स के। तो ऑप्शनल्स को सबसे पहले जो भी आप सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे, 7 ग्रुप्स हैं आपके पास, ऑलमोस्ट 40 प्लस आपके पास यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप ऑप्ट कर सकते हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए। तो उसके लिए सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी है कि सबसे पहले देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपकी डिग्री किस में है, और उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑप्शनल सब्जेक्ट में कि आपने किस तरह से ऑप्ट करना है, और वो है कि कौन सा सब्जेक्ट ओवरलैप करता है। जो ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स हैं आपको वही ऑप्ट करने चाहिए, क्योंकि जो ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको जो एडवांटेज है वो ये है कि अगर आप एक सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो दूसरा आपका ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होगा। तो लिहाजा सबसे पहले एक स्ट्रेटजी, एक टेक्निक अपने माइंड में रखिए कि किस तरह से आपको वो सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने हैं जो कि ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस को ऑप्ट करते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशंस का जो पेपर 2 है वो बिल्कुल ओवरलैप करता है आपके करंट अफेयर्स के साथ। यानी अगर आपने करंट अफेयर्स बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है, इसका मतलब है कि आपने IR का पेपर 2 काफ़ी हद तक आप उसको प्रिपेयर कर चुके हैं। अगर IR को प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो आपको बिल्कुल हेल्प करेगा आपके करंट अफेयर्स में। यानी कि IR पेपर 1, IR पेपर 2 और करंट अफेयर्स ये बिल्कुल ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। 300 मार्क्स के जो आपके पेपर हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है आपका वो आपको हेल्प करता है, आपके इवन पाक अफेयर्स में भी हेल्प करता है, इंग्लिश ऐसे में भी आपको इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो हेल्प करता है, आपको बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था इन 1200 मार्क्स के लिए, जिसमें से 600 आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के लिए हैं और 600 आपके
ऑप्शन सब्जेक्ट्स के लिए हैं। तो सब लोगों को बहुत ही आप लोगों को प्रूडेंट अप्रोच होनी चाहिए आप लोगों की कि किस तरह से आप लोगों ने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनको किस तरह से चूज़ करना है। इसके लिए जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आप अभी से डिसाइड कीजिए। जो लोग अभी 2022 के CSS में अवेयर होना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि सिर्फ एक वीक लगा के, तो फर्स्ट वीक है, नेक्स्ट 1 वीक है, इसमें आप अच्छे से जो भी सिलेबस है FPSC की जानिब से प्रोवाइड किया गया है उसको सामने रखते हुए, पास्ट पेपर्स को सामने रखते हुए एक वीक अच्छे से सोचने के बाद अपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनको आप फाइनल कर लीजिए और उसके बाद सिर्फ उन्हीं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को एंड तक लेकर जाइए। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एंड तक सिर्फ इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि वो किस सब्जेक्ट के साथ जाएं ऑप्शन में, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जीज वेस्ट कर लेते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। अभी से डिसाइड कीजिए कि किन ऑप्शंस के साथ आपने जाना है और एंड तक फाइनल तक उन्हीं ऑप्शंस के साथ जाइए, उन्हीं को इतना अच्छा प्रिपेयर कर लीजिए कि आपको कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि आपको शायद किसी और सब्जेक्ट के साथ चले जाना चाहिए। जी मेरी तरफ से तो एक ब्रीफ सा इंट्रो था। 600 जो मार्क्स हैं आपके कंपल्सरी के और 600 ऑप्शन के लिए कोई कुछ पूछना चाहता है? जी मैंने पूछना था कि मैंने जो है वो मास्टर्स किया इंग्लिश में, आप मुझे जी लिटरेचर में किया है, तो आप मुझे क्या रेफर करेंगे सब्जेक्ट के, मुझे कौन सी सेलेक्ट करनी चाहिए ऑप्शनल में? ऑप्शनल में अगर इंग्लिश लिटरेचर आपका मास्टर्स है तो आपको मास्टर्स है आपका इंग्लिश लिटरेचर में, तो आपको जो 100 मार्क्स का इंग्लिश लिटरेचर है उसके साथ आपको जाना चाहिए अगर आपको लगता है कि आपको उस पर बहुत अच्छी कमांड है लिटरेचर का। है आपको ऐसा लगता है? आई थिंक है तो भी मैंने क्लियर किया जो मास्टर्स किया, अब कुछ लोग हैं क्लियर कर लेते हैं, डिग्री से कोई वो नहीं लगता, पर उनको फिर भी लगता है कि जो जिस सब्जेक्ट में मास्टर्स है उसके साथ आप मुझे ये रेफर कर रहे हैं कि मतलब मुझे लिटरेचर रखना चाहिए, लेकिन मैंने अभी तक जितने ये इंस्टीट्यूट जो है उनको विजिट किया है वहाँ पर उन्होंने मुझे यही कहा है कि इंग्लिश लिटरेचर जो है उसको आपने नहीं रखा। इसकी कुछ रीजंस हैं कि कहते हैं कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हाई स्कोरिंग हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि लो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। अब इस क्राइटेरिया को भी सामने रखना है जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनको ऑफ करने के लिए। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि लोग कहते हैं कि लो स्कोरिंग है, लेकिन अगर उसमें किसी का MPhil है, किसी ने मास्टर्स कर लिया, किसी ने PhD कर लिया है, तो इसका यही मतलब है कि आपको उस सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा कमांड है। आपने अपनी ऑप्शन डिसाइड करनी है, आपने 200 मार्क्स के लिए आप कहाँ पर IR के साथ जा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, इन दोनों में से एक आपको ऑप्ट करना है। पॉलिटिकल साइंस आप करेंगे, तो पॉलिटिकल साइंस के साथ अब आपको एक सब्जेक्ट ऑप्शन में से जो करना है वो लॉ में से है। लॉ में से इंटरनेशनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। अगर इंटरनेशनल लॉ ओवरलैप करता है इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ, इसी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो बिल्कुल ओवरलैप करता है आपका पॉलिटिकल साइंस के साथ। पॉलिटिकल साइंस के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बिल्कुल ओवरलैप करता है। और मैंने आपसे एक और चीज़ पूछनी थी कि यहाँ पे स्टाफ जो है टीचर्स का वो मतलब हर सब्जेक्ट के लिहाज से अलग अलग टीचर्स होंगे या फिर अब देखिए जो भी ऑप्शन सब्जेक्ट्स हैं, जो ऑप्शन सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रेटजी है कि उन्होंने किस हिसाब से जो सब्जेक्ट्स हैं डिवाइड किए हैं कि कौन से फैकल्टी मेंबर्स हैं वो कौन से सब्जेक्ट्स को डील करेंगे, तो ये आपको एडमिनिस्ट्रेशन डिटेल में बता देगी। अभी यहाँ पर आपके साथ आएंगी मैडम सोफिया खाला, जो कि रिसेंटली CSS 2020 उन्होंने क्लियर किया है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हैं। जी क्या कहना है आपसे एक और क्वेश्चन पूछना है, वो ये कि हमें ये पता लगा आपने क्लियर किया है जी 2 दफ़ा जी। तो इंटरव्यू में ऐसा क्या पूछा उन्होंने कि मतलब इतना टफ था क्या इंटरव्यू? आप एक्सपीरियंस तो इतना शेयर कर रहे हैं। आप देखिए कि अभी यहाँ पे सब लोग, पहली बात कि यहाँ पे सब लोग रिटर्न एग्जाम्स के लिए हैं, तो इंटरव्यू कोई कुछ भी टफ नहीं है ना होता है। बेसिकली लोगों को लगता है रिटर्न एग्जाम भी सब लोगों को लगता है इंग्लिश ऐसे के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है। जो FPSC का पैनल है फाइनल जो कि इंटरव्यू लेते हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं। वहाँ पे कोई भी डिस्करेज करने वाला इन्वायरमेंट नहीं होता कि वो आपको डिस्करेज करें कि आप इसको ना करें। बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है। आपको सिर्फ रिटर्न एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, पास करना है, उसके लिए सब लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हार्डवर्क है जो सब लोग कर सकते हैं। 70% अगर जो कंपेटिटिव है इसमें हार्डवर्क है तो 30% आपकी लक है। तो अगर हार्डवर्क है और लक है तो ये एग्ज़ाम जिसके बारे में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की जाती है कि पता नहीं शायद बहुत ही टफ है, जो कोई कर नहीं सकता, इसको हर कोई कर सकता है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सब
कर सकता है। सिर्फ जो रिक्वायरमेंट है इस एग्ज़ाम की, आपको सिर्फ इस एग्ज़ाम की वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, तो इसको हर कोई कर सकता है, ठीक है। तो आपको भी इसका बहुत अच्छा ही एक्सपीरियंस होगा। सिर्फ आपने हार्डवर्क करना है और कंसिस्टेंट रहना है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को लेकर, तो इंशाल्लाह कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी इंग्लिश में या पोजीशन किसमें होता है? आप देखिए, इससे कैसे आपको जो प्रॉब्लम है वो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी वीकनेस क्या है। आपको लगता है इंग्लिश ग्रामर आपकी वीकनेस है, आप उस पर वर्क करें। आपको लगता है जनरल एबिलिटी आपकी वीकनेस है, मैथ्स नहीं आता आपको, आप उस पर वर्क करें। करने से सब कुछ हो जाता है। सिर्फ ये है कि आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके वीक एरियाज क्या हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उन पर डायरेक्ट टारगेट कीजिए, उनको बेहतर करने की कोशिश करें। किसी में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती। कुछ लोगों को मैथ्स बहुत मुश्किल लगता है, कुछ लोगों के लिए मैथ्स कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ लोगों को इंग्लिश ग्रामर बहुत मुश्किल लगता है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। तो इसका मतलब है हर किसी के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, अपने अपने वीक एरियाज हैं, तो आपको सिर्फ उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको बेहतर करने की कोशिश करनी है, ठीक मैम है। जैसे आपकी डिग्री डबल मैथ्स फिजिक्स में है, जी, तो CSS में मैथ्स और फिजिक्स एक ही ग्रुप में आता है, आपकी क्या चॉइस? मैंने मैथ्स और फिजिक्स दोनों ही नहीं ऑप्ट किए। मेरा इंटरनेशनल लॉ था, इंटरनेशनल रिलेशंस था, एनवायरमेंटल साइंस था, पब्लिक एड और पंचायत था, तो मैंने इन दोनों में से ग्रुप किया। आप मैथ्स इसलिए नहीं लगता उस CSS के हिसाब से अगर आप देखें? मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा इंटरनेशनल रिलेशंस पे डेवलप हो गया करंट अफेयर्स की वजह से, और मुझे लगा कि ये बहुत ओवरलैप करता है, मैं इसको कम टाइम में ज़्यादा बेटर कर सकती हूँ, तो इसीलिए ये मेरी चॉइस थी कि मैं इंटरनेशनल सेम लाइक PMS, आपने PMS में भी सेम सब्जेक्ट? PMS में आपके पास इंटरनेशनल रिलेशंस के ऑप्शन नहीं है, लेकिन पंजाबी और जो पब्लिक एड थे वो मेरे सेम थे, तो सोशल वर्क का जो था वो मेरे अलग से हो गया। वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के आपके पास ऑप्शन है, इंटरनेशनल रिलेशंस की नहीं है। तो मैं मैडम फलक आएंगी, फोबिया फलक को आपसे बात करेंगी। थैंक यू। कैसे हैं आप सब लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। माय नेम इज फोबिया फलक and I have qualified CSS 2020 and I got allocated in Pakistan Administrative Service and I got 25th position in Pakistan. तो अच्छा, आप लोगों को सबसे पहले तो ये होगा कि अभी स्टार्ट लेना आप लोगों ने मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने कि किस तरह से स्टार्ट लेना है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। आप में से कौन कौन है जो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर चुके हैं? जो हाथ खड़ा करें। मतलब आपको बेसिक जो है वो इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपने स्क्रैच से स्टार्ट करना है। सबकी फर्स्ट अटेम्प्ट है? ओके। स्क्रैच से स्टार्ट करना CSS, अगर मैं आपको कहूँ तो इस यहाँ पर CSS को क्रैक करने के लिए इंग्लिश इज द की। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपके कोई ग्रामेटिकल एरर्स नहीं है आपकी इंग्लिश में, तो आपके लिए CSS करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑब्वियसली सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में अटेम्प्ट करने हैं और सबसे मुश्किल आपके लिए एसे को पास करना होता है। और एसे के लिए अगर आप ये कहें कि मुझे कितने मार्क्स रिक्वायर हैं कितने नहीं, तो एसे को आप जितना मर्जी प्रिपेयर कर लें, आप एसे को मास्टर नहीं कर सकते। उसमें आपने पास होना होता है बेसिकली। अगर आप CSS 2020 का रिजल्ट उठा के देखें तो उसमें फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है और बहुत सारे, उन्होंने 40 से ऊपर मार्क्स बहुत कम बच्चों को दिए। हार्डली 2 जो है वो क्वालिफायर्स ऐसे हैं जिनके 55 हैं। तो इस बेस पे आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा आप कैसा ऐसे लिखेंगे तो आपके 60+ आएंगे, 70+ आएंगे, ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसे में ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वो फेल करके कम कर देते हैं स्टूडेंट को। इसमें आप चैलेंज नहीं कर सकते कि वेदर एग्जामिनर को आपकी बात, आपका जो स्टैंस है, आपकी थीसिस स्टेटमेंट उसको पसंद आई है या नहीं आई, आपका आउटलाइन का पैटर्न उसको पसंद आया है या नहीं आया। लेट्स सपोज अब जैसे CSS 2021 के एग्जाम में वेस्टेज ऑफ वाटर पर एक ऐसे आया है, अगर उस ऐसे में स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर लिखा है तो उन सबका ऐसे फेल हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि आप स्टेटमेंट को सही से कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते। इसी तरह बाकी एग्जाम्स में भी यही है कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसको आप सही से कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर एक बार आपने कॉम्प्रीहेंड कर लिया तो आपके लिए उसको क्रैक करना मुश्किल नहीं है।
फिर आपकी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक आ जाती है, आपकी हैंड राइटिंग मैटर करती है, आपकी वोकैबुलरी मैटर करती है। और एक बात अपने जहन में ज़रूर रखिएगा कि मुश्किल इंग्लिश लिखना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन करेक्ट इंग्लिश लिखना इज इम्पॉर्टेंट। सिंपल लिखें, सिंपल और क्रिएटिव रहें। मैं कहती हूँ सिंप्लिसिटी इज एन आर्ट, जो हर किसी को नहीं है। अगर आप मुश्किल बात पढ़ के उसको सिंपल इंग्लिश में अगर आप लिख रहे हैं तो वो हर किसी के लिए क्या होगी, रीडर फ्रेंडली होगी, वो एग्जामिनर को समझने में आसानी होगी। जब आप एग्जामिनर के लिए आसानी पैदा कर देंगे ना पेपर में, तो आप पास ही पास करेंगे, ठीक है। और फिर पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक, ऑब्वियसली आप अकेडमी ज्वाइन करते हैं, आपने ये भी अकेडमी ज्वाइन करनी है। आई एम टीचिंग हियर, आई एम टीचिंग 3 subjects, one is criminology, the other one is US history and the third one is gender studies। ये 3 सब्जेक्ट्स मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, और यहाँ पर पढ़ाने का मकसद मेरा ये है कि जो यहाँ पर एस्पायरेंट्स आए उनको शायद पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक बाकी अकेडमी से आई डोंट नो पढ़ाई जाती है नहीं पढ़ाई जाती, या उनको पास पेपर्स का एनालिसिस, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है यहाँ पर पढ़ाने का। मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को मैं उस तरह से गाइड करूँ जिस तरह से मैंने तैयारी की है। मैंने रिसेंटली क्वालिफाई किया है और 25th पोजीशन है पाकिस्तान में, और वो टॉप ग्रुप जिसमें सब चाहते हैं कि हमारी एजुकेशन हो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, तो मैं उसमें हूँ। तो उसको फिर जिस तरीके से मैंने तैयारी की, क्या मेरा लिखने का तरीका था, कौन से सोर्सेज मैंने कंसल्ट किए, वो सब चीज़ें मैं चाहती हूँ कि आने वाले पेरेंट्स के लिए आसानी हो, उनको जगह जगह ना फिरना पड़े कि अच्छा पता नहीं क्या है CSS, हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। Everyone can do. All that matters is your motivation, your consistency, your hard work. किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता। Keep this thing in mind. अगर आप कहें कि आपको कोई हैंड आउट प्रोवाइड कर दिया जाए, आपको कोई एक छोटी सी बुक दे दी जाए किसी सब्जेक्ट के लिए, ये CSS नहीं है। CSS करने के लिए आपको डिफरेंट सोर्सेज से कंसल्ट करना पड़ेगा। आपने पास हो, सिर्फ पास होना मैटर नहीं करता। अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो लेस देन 700 मार्क्स मीन्स कि आप या तो एजुकेट नहीं होंगे, या अगर एजुकेशन हो भी जाएगी तो जिस ग्रुप में आप चाह रहे हैं उस ग्रुप में नहीं होंगे। पंजाब में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और इस कंपटीशन में आपको आने के लिए 700+ मार्क्स देने ही देंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप कंपटीशन का हिस्सा बने, और ऑब्वियसली ये कम्पेटिटिव एग्जाम है, इसमें आपकी वो वाली जो आपने पढ़ाइयाँ की हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में की हैं, वो सब साइड पे, उसमें लिमिटेड सा पढ़ लिया, सेमेस्टर में पढ़ लिया, आखिरी रात पढ़ लिया, वो पास। CSS ये नहीं है। CSS में आपको बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, अपनी रूटीन जो है वो अपनी चेंज करनी पड़ेगी, अपने आप को स्टडीज़ के लिए डिवोट करना पड़ेगा। कितने फंक्शंस छोड़ने पड़ेंगे, कितनी दावतें छोड़नी पड़ेंगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा। वो सब चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन ये वक्त वापस नहीं आएगा। अगर पढ़ना है तो ये हरगिज़ अपने जहन से निकाल दें कि जी मुझे कोई एक चीज़ मिल जाएगी तो मेरा हो जाएगा। अगर सर का दर्द हो रहा है, डिस्प्लिन खा लिया तो ख़त्म हो गया, ये बिल्कुल ऐसे नहीं है। आपको डिफरेंट सोर्सेज कंसल्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको अपना पेपर दूसरे इंडिविजुअल से डिफ्रेंशिएट करना है। तो वो किस पे है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटीरियल कंसल्ट कर रहे हैं। अब सब एक ही बुक को कंसल्ट करके अगर वही मटीरियल रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप सबके पेपर एक एग्जामिनर के पास जाएंगे तो उसको जब सब पेपर्स में मोनोटोनस सा सब कुछ लिखा हुआ नजर आएगा तो वो क्यों मार्क्स देगा? या तो आप सबको एवरेज मार्क्स दे देगा, या मोस्टली आप देखें कि फेल हो रहे होते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा इस सब्जेक्ट में इस बार बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हुए हैं। समटाइम्स तो कुछ ST SC की कुछ रूल्स वगैरह हैं, कुछ उनको हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। समटाइम्स कुछ सब्जेक्ट्स हिट होते भी हैं, जैसे लास्ट 2020 में क्रिमिनोलॉजी हिट हुआ है, बट इसका हर किसी मतलब नहीं कि हर साल हिट हो। पास भी तो किया ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, तो कुछ तो था ना उनके पेपर में जो पास हुआ है। साइकोलॉजी हिट हुआ है, लेकिन जिनका पास हुआ, मेरा भी साइकोलॉजी था, पास किया तो मीन्स कुछ तो था ना पेपर में। तो वो पेपर में क्या था, क्वालिटी किस चीज़ की, आपके मटीरियल की, कि आप कैसा मटीरियल लिख रहे हैं, उसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी।
उसके लिए अपनी नींद जो है वो आपको कम करनी पड़ेगी, आपको अपनी एक्टिविटीज़ छोड़नी पड़ेंगी। थोड़ा सा टाइम है, कुछ महीने हैं, कुछ महीने पेन ले ले, जब सक्सेस आपको मिल जाएगी तो सब कुछ अच्छा है। तो आज मैं यहाँ बोल रही हूँ, कल को आप में से बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आके बोलेंगे, एंड आई होप कि आप लोग भी इसी तरह बच्चों को गाइड करेंगे। और मेरा ख़ास तौर पे मैं हमेशा से, इवन जब मैं रिटर्न की भी प्रिपरेशन कर रही थी तब भी मेरा ये पर्पस था, ये पैशन था पढ़ाना, कि मैं इंशाल्लाह मेरा क्लियर होगा तो मैं पढ़ाऊँगी इस पेरेंट्स को, और मैं उनको वो चीज़ें बताना चाहूँगी जो शायद उनको कहीं और नहीं बताई जाती। मैं वो चीज़ें बताना चाहूँगी जो मैंने एक्सपीरियंस की, जिस चीज़ से मैं गुजरी, वो अगर मुझे सही गाइडलाइन अगर नहीं मिली कहीं पर, तो वो और मेरे पास जो बच्चे आ रहे हैं उनको ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। और एक और चीज़, जगह जगह जाकर एक्सपेरिमेंट भी ना करें कि अच्छा मैं ये भी जगह चेक कर लूँ, मैं ये भी जगह चेक कर लूँ। इतना टाइम नहीं है, तैयारी आपने खुद करनी है। ऑल यू नीड इज गाइडेंस, राइट गाइडेंस, सिंसियर गाइडेंस। अगर आपको कोई बता रहा है, टीचर बता रहा है कि ये मटेरियल आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है, कोई आपको स्पून फीड नहीं कर सकता, कोई आपके दिमाग में चीज़ नहीं डाल सकता, याद तो आपने करनी है ना। आपको सिर्फ इतना किया जा सकता है कि अच्छा बच्चे ये मटेरियल है, आपको ये लेक्चर डिलीवर कर दिया है, आपके टेस्ट दिए जाए, क्योंकि प्रैक्टिस मैटर्स अ लॉट। जितनी प्रैक्टिस होगी आपकी, जितनी रिटन प्रैक्टिस होगी, उतने ही आपके पास होने के चांसेस ज़्यादा है। जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है वो काइंडली अपनी राइटिंग इंप्रूव करें, क्योंकि प्रेजेंटेशन स्किल्स मैटर। बाकी पढ़ना आपने खुद है, कुछ टाइम की पेन ले लें, एक बहुत बड़ी सक्सेस है, एक बहुत प्रेस्टीज है। इफ़ आई एम स्टैंडिंग हियर तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एक टाइम था बड़ा टफ टाइम लगता था, उस टाइम लगता था कि बहुत पेनफुल है, कि पता नहीं क्या कब ये चीज़ ख़त्म होगी। स्ट्रेस था, स्ट्रेस को कोप करना आना चाहिए आपको। फिर बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेरी यहाँ पे कोशिश होती है कि जो स्टूडेंट्स मेरे पास हैं मैं उनके इमोशनल लेवल को देखूँ, मैं उनके साइकोलॉजिकल लेवल को देखूँ, कि अच्छा कोई डिस्टर्ब तो नहीं है बच्चा यहाँ पर। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेंटल हेल्थ अगर आपकी नहीं है तो आप पढ़ भी नहीं सकते हैं अच्छा। आपकी डाइट मैटर करती है, एवरीथिंग मैटर्स, और सबसे ज़्यादा आपकी अपनी मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन तो टीचर दे देंगे, घर वाले दे देंगे, लेकिन जब तक इंटरनल मोटिवेशन नहीं है यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आपकी सक्सेस आपकी इंटरनल मोटिवेशन पर डिपेंड करती है। आप कितने परसिस्टेंट हैं उस पर आपकी सक्सेस डिपेंड करती है। तो इसके लिए आप अगर आज आप स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, हो सकता है महीने के बाद आप थोड़ी लेजी हो जाए, अच्छा बहुत बर्डन है भाई। अगर आज आप वो बर्डन उठाएंगे तो कल को आप कामयाबी हासिल करेंगे ना। तो पढ़ें, अपना मुकम्मल टाइम जो है पढ़ाई पर डिवोट करें, और नोट्स बनाएं। नोट्स मेकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने डिटेल नोट्स बनाएं। अभी आप नया पढ़ रहे हैं, स्टार्ट में चीज़ें नहीं भी समझ आएंगी, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना उस चीज़ से कि चीज़ें समझ नहीं आ रही। मैं एक बात अपने स्टूडेंट्स को लाजमी बताती हूँ, आई ऑप्टेड इंटरनेशनल रिलेशंस एज माई ऑप्शन सब्जेक्ट। और स्टार्ट में मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, मुझे स्टार्ट में थेरीज की समझ नहीं आती थी, थेरीज क्या लिखी हुई है, और 3 महीने लगे थे मुझे उन थेरीज को सिर्फ समझने में। लेकिन आज वो थेरीज पूछे तो सही, टाइम तो 3 महीने लग गया, लेकिन वो थेरीज इतनी अच्छी हो गई कि आप उसमें नहीं मार खा सकती। और वो थेरी एप्लीकेशन ही पूरे पेपर में मैटर करती है। इंटरनेशनल रिलेशन के 200 मार्क्स हैं, थेरी एप्लीकेशन आ गई तो आप कोई भी क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी दैन ये अक्सर बात की जाती है कि सब्जेक्ट स्कोरिंग है, लेकिन ओवरलैपिंग की भी बात की जाती है। समटाइम ऐसे होता है जैसे अभी क्रिमिनोलॉजी की आपने बात की है, तो 2016 से ये जब FPS में इंट्रू हुआ तो तब से ये बड़ी बात चल रही थी, स्कोरिंग है ये है, तब हो गया सर। तो पोल साइंस का हुआ था 18 या 19 में, पेपर 2 में आई थिंक ऐसे हुआ। तो तब ये बात खत्म हो जाती है, स्टूडेंट को पहले किया जाता है कि ये स्कोरिंग है, ओवरलैपिंग है। जब ये बात आ जाती है तो ये कहा जाता है कि आपका इंटरेस्ट क्या था। तो इस वाले से सब्जेक्ट सिलेक्शन के वाले से प्रॉब्लम है। और यहाँ पे जो मैंने बात सुनी है कि यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड सब्जेक्ट है, यानी कि ये पढ़ाने हमने, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए।
अच्छा, इसमें ये है कि मुझे भी ये बात की जाती थी कि अच्छा ये कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट का, ये रख लो वो रख लो, बट मैंने अपने सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट से चूज़ किए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इंटरनेशनल रिलेशंस में आप हर किसी से सुनेंगे IR में नंबर नहीं आते, IR में पोल साइंस रख लो, नो डाउट पोल साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन जब मैंने चूज़ किया तो मैंने दोनों का कंपैरिजन किया, मुझे IR जो है इंटरेस्टिंग लगा, मेरा इंटरेस्ट था ना, हर किसी का इंटरेस्ट नहीं हो सकता, कुछ लोगों का इंटरेस्ट फिलोसफर और पॉलिटिकल सिस्टम हो सकता है, मेरा नहीं था, मेरा इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि मैं CSS करने से पहले मैंने कभी न्यूज़ नहीं सुनी, तो मुझे नहीं पता था क्या हालात हाजरत वो है, मुझे नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिर मैंने कहा जब मुझे पता ही नहीं होगा दुनिया का, और तब मैं किस तरह से CSS के पेपर्स अटेंड करूँगी, तो मुझे ये रखना चाहिए। उससे मैंने कॉम्प्लीमेंट करते हुए मैंने US हिस्ट्री रखा कि मुझे वो हेल्प आउट करेगा, कोई भी सुपर पावर किसी भी टाइम की है वो हमेशा आपको हर सब्जेक्ट में हेल्प करेगी। अमेरिका का आप न्यूज़ पढ़ें तो अमेरिका की न्यूज़ आपको रोज़ मिलेगी, कोई ना कोई बाइडन के बारे में बात हो रही होगी, चाइना इमर्जिंग पावर है, चाइना में आपको उसकी बात हो रही होगी, प्यूटिन की बात हो रही होगी। ये चीज़ें ऐसी हैं कि मैंने कहा जब तक मैं इंटरनेशनल रिलेशन नहीं पढ़ूँगी तो मुझे तो ये चीज़ें नहीं समझ आएंगी। मुश्किल लगा, हालांकि पॉलिटिकल साइंस से ज़्यादा मुश्किल है यार, और पॉलिटिकल साइंस आपको और भी सब्जेक्ट में हेल्प करती है, लेकिन हर सब्जेक्ट मुझे लगता है कोई ना कोई बात होती है जो आपको लगता है सब्जेक्ट कि ये मेरे नज़दीक कोई हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग नहीं है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैंने मेहनत करके मैंने अपने पेपर में इतना अच्छा मटेरियल लिख देना है कि मैंने स्कोर करना है, मुझे नहीं पता कि बाकी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मुझे तो अपने पेपर से फर्ज है, मुझे तो मैंने मार्क्स लेने हैं, तो वो मेरी मेहनत पे डिपेंड करता है। इंटरनेशनल रिलेशन की कहूँ तो मैंने 6-7 किताबें पढ़ी थी। आप मतलब अगर कोई कहे कि मुझे एक किताब मिल जाए और फिर आपने मैंने तो सारा सिलेबस पढ़ लिया था, एक चीज़ पढ़ी, नंबर नहीं आए, नहीं हो सकता। मैंने सिर्फ थ्योरी एप्लीकेशन के लिए हेनरी नाउ की बुक पढ़ी, पूरी बुक, कि थ्योरी को अप्लाई कैसे करते हैं। मैंने US हिस्ट्री की 4 किताबें पढ़ी। आप कोई कहे कि अच्छा हमें सब कुछ मिलता है, तो बगैर मेहनत के डिफरेंट मटेरियल्स को सर्च करके पढ़ के उसके बगैर नहीं हो सकता। इंग्लिश ऐसे की बात करो, कहने को तो एक ऐसे लिखना है ना 100 मार्क्स का आपको, लेकिन उसके लिए 1000 किताबें पढ़नी पड़ी, कहीं वायलेशंस फिर पढ़नी पड़ी, कहीं 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी पढ़नी पड़ी, कहीं बर्ट्रैंड रसेल्स के एसे पढ़नी पड़ी, बहुत कुछ पढ़ना बहुत पड़ता है, पढ़े बगैर नहीं आप कर सकते, इसमें ये है ही नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे आपको, ठीक है। एक्चुअली मैम ऐसे कहते हैं कि इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें CSS में टेस्ट, तो लिटरेचर में जब इंग्लिश को चूज़ करने की बात आती है, मैंने पहले भी यही सेम क्वेश्चन किया है, तो फिर क्यों कहा जाता है कि इंग्लिश को जो चूज़ नहीं किया जाए एज ए लिटरेचर। ओके, अच्छा, कुछ सब्जेक्ट नो डाउट ऐसे हैं, मतलब जैसे लैंग्वेजेस में, लेकिन आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश इतनी आउट क्लास है कि अगर कोई भी मुझे चैलेंज कर दे मैं उस पेपर में पास हो जाऊँगी, मेरे पे डिपेंड करता है, तो फिर आप कर सकते हो। बट अभी आपने कहा कि इंग्लिश जो है वो सिंपल अगर लिखने तो ज़्यादा बेस्ट है। सिंपल मीन कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंपल होना चाहिए, ग्रामर जो है वो हमारी अच्छी, ग्रामर की तो आप कहने गुंजाइश ही नहीं है। अगर आपका इंग्लिश का पेपर है ना, मैं आपको सही बात बताऊँ, इंग्लिश का पेपर अब है ही इंग्लिश का पेपर, उसमें आपके पहले पेज में 2 से 3 उसको ग्रामर की मिस्टेक्स मिल गई ना, उसमें आपका आगे पेपर नहीं चेक करना। और अभी सुनने में बात बड़ी इजी लग रही होगी, मैंने बड़े बड़े अच्छे इंग्लिश के स्टूडेंट्स देखे, वो ग्रामर की उन्हें हैज़ के आगे उन्होंने प्लूरल्स के आगे हैज़ लिखा होता है, सिंगुलर के आगे हैव लिखा होता है, ठीक है, एंड और इसका ही नहीं समझ आ रही होती, ये बहुत मैटर करते हैं। आर्टिकल्स का नहीं पता चल रहा होता उन्हें, टेंसेस का नहीं पता चल रहा होता, परफेक्ट टेंस है या कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये माइनर चीज़ें हैं। सिंपल इंग्लिश मीन्स कि कोई मोटे मोटे जार्गन्स नहीं होने चाहिए कि आपको डिक्शनरी खोलनी पड़ रहा है उस चीज़ के लिए। सिंपल इंग्लिश में उसको खूबसूरत भी बनाना है, क्रिएटिव बनाना है, वो कैसे, फ्रेजल वर्ब्स यूज़ करके, इडियम्स यूज़ करके, और उसके लिए आपको कोई अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप इंग्लिश के पास पेपर्स की तैयारी करेंगे, इडियम्स की, आपके फ्रेजल वर्ब। अब यहाँ पर आप देखें स्मार्ट वर्क क्या है, अब कोई कहे कि अच्छा मैं कैसे याद करूँ, मैं इडियम्स भी याद करूँ, इसकी भी तैयारी। आपके जो इंग्लिश के सब्जेक्ट में इडियम्स हैं आपके पास पेपर से, आप वही यूज़ करें अपनी राइटिंग्स में,
प्रैक्टिस में मैं यहाँ सरनी से ऑब्वियसली मैंने प्रेसी और कॉम्पोजिशन की तैयारी की, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ बताई जो मैं अपने स्टूडेंट्स को लाजमी बताती हूँ कि जब भी आपने ईडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने हैं ना, तो आप करंट अफेयर का सेंटेंस बनाएं, उस ईडियम या पेयर ऑफ वर्ड्स को यूज करते हुए इंटरनेशनल अफेयर का, करंट अफेयर का बनाएं। तो उससे क्या हो रहा है, आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव, वही सेंटेंसेस आप करंट अफेयर्स का पेपर अटेम्प्ट करते हुए यूज़ कर सकते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर अटेम्प्ट करते हुए, IR का पेपर, पॉलिटिकल साइंस का पेपर, देखिए कितने सारे सब्जेक्ट को आप वही यूज़ कर सकते हैं। आपने जेंडर स्टडी पढ़ी होगी, आप क्रिमिनोलॉजी पढ़ रहे होंगे, तो आपको क्या होगा कि वही चीज़ें आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हर सब्जेक्ट की एक लैंग्वेज होती है, कुछ स्पेसिफिक जार्गन्स होते हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में रियलिज्म, लिबरलिज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, फेमिनिज्म, आप इन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। जो उस सब्जेक्ट की लैंग्वेज है वो वही रहेगी। पॉलिटिकल साइंस में पढ़ें आप सुवरेनिटी, मोनार्की, एनार्की, ठीक है, आइडियल स्टेट, आप इस चीज़ को नहीं चेंज कर सकते। क्रिमिनोलॉजी में आप आ जाए तो कुछ चीज़ें क्राइम से रिलेटेड है, एक्ट्रेस लिया, मेंस लिया, मॉडस ऑपरेंडी, मतलब आप इनको नहीं चेंज कर सकते। आप दूसरी तरह लिखेंगे और एक बच्चे ने इस तरह करके लिखा हुआ तो फर्क तो आएगा पेपर में। जेंडर स्टडीज़ की कुछ अपनी टर्म्स हैं, कुछ वेव्स ऑफ फेमिनिज्म में अपनी उन्होंने बातें की होंगी, ठीक है, तो आप कुछ जेंडर वो उस सब्जेक्ट की लैंग्वेज को नहीं चेंज कर सकते। जी मैम अभी तो इंग्लिश के पेपर में इंग्लिश का जो है वो एक्यूरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर पॉलिटिकल साइंस है या कोई इसी तरह से दूसरे सब्जेक्ट है, उसमें आपकी माइनर इंग्लिश की मिस्टेक इग्नोर जरूर हो जाएगी, लेकिन अच्छी इंग्लिश मतलब यही कि ग्रामेटिकली करेक्ट है ना आपकी इंग्लिश, तो आपके पेपर वो में इतना मतलब मैटर करती है, लेकिन इतना नहीं करती जितना इंग्लिश ऐसे के पेपर में करती है या दूसरे। इंग्लिश, खाली इंग्लिश में कहूँ ना तो वो सब पेपर्स के लिए मैटर करती है। ठीक है, और आपसे ये पूछना था कि आपने मतलब क्लियर कर दिया और आप भी कर रहे हैं, तो ये आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में कर दिया? इट वॉज माई सेकेंड अटैम्प्ट। फर्स्ट अटैम्प्ट में भी आई स्कोर्ड वेरी गुड। इवन चेयरमैन साहब जो इंटरव्यू में वो भी बोले कि आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत अच्छे मार्क्स थे, ऐसे रह गया था, और ऐसे की कोई गारंटी नहीं है। अब 14,000 बच्चों में से सिर्फ 800 ऐसे पास हों, तो क्या बाकी के सारे नालायक थे जो कम्प्लीट उस एग्ज़ाम में? तो आप इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं दे सकते। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ऐसे के पेपर में ही उन्होंने मैक्सिमम फेल करने होते हैं, उसको चैलेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है। अब लेकिन मुझे ये पता चला कि अच्छा मेरा ना पैटर्न ठीक नहीं था आउटलाइन बनाने का, फिर मैंने सेकंड में अपना पैटर्न चेंज किया। बाकी सब्जेक्ट की तो मुझे टेंशन नहीं थी कि मेरे उन्होंने ऑलरेडी माशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स थे, सिर्फ इंग्लिश ऐसे पे काम करने की जरूरत थी, वो भी पैटर्न थे। पैटर्न चेंज किया वो मेरा तो फॉर एग्जाम्पल पैटर्न, आउटलाइन का एक पैटर्न होता है कि आपने आउटलाइन कैसे लिखनी है, कि उसमें क्या होना चाहिए। फिर इंट्रोडक्शन का एक स्ट्रक्चर होता है कि थीसिस स्टेटमेंट कैसे आनी चाहिए, आपकी आउटलाइन की हाईलाइट्स कैसे आनी चाहिए, आपने उसका स्टार्ट कैसे लेना है, आपने उसको कंक्लूड कैसे करना है। तो ये एक प्रॉपर पैटर्न होता है जो आपको हर कोई नहीं सीखता। और मैम जब हम ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें अगर एसेस वगैरह होते हैं तो बिल्कुल कोई आपका CSS की इंग्लिश इज टोटली डिफरेंट। वो आपकी लिटरेचर, चाहे आपका इंग्लिश लिटरेचर में आपने PhD भी कर ली है ना, तो वो एक तरफ, आपकी CSS की इंग्लिश एक तरफ है, क्योंकि इसमें पैटर्न बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसका ऐसे का पैटर्न डिफरेंट है, आप उस तरह से ऐसे नहीं लिख सकते जैसे आप पहले लिखते आए हैं, बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और फिर मैं ये कहूँगी, आपने अगर CSS के लिए आप सीरियस है तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड, इससे बहुत पढ़ना पड़ता है, अपना आप बहुत सारी चीज़ों में मारना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, लिखना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। पहले हम नोट्स बनाते हैं, उसमें पॉइंट्स बुलेट्स में हैं, तो पेपर में भी इस तरह बुलेट्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ये डिटेल में उसके बारे में? पेपर में आपने 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन, एक बच्चे बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा कितने पेजेस होने चाहिए। मुझे सिर्फ ये बताएं कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आप 5 पेजेस लिख दें, क्या वो जस्टिफाइड है 20 मार्क्स के लिए? आपने उसको कवर कैसे कर लिया 5 पेजेस में? बुलेट से लिखे,
तो जिसने वही क्वेश्चन 10 पेजेस पे टाइप किया और आपने बुलेट्स में लिख दिया, आपने कहा कि बात तो मैं भी लिख के आया, लेकिन किसी ने वो एक्सप्लेन कर दी विद एग्जांपल, विद रेफरेंसेस, विद जस्टिफिकेशन, तो वो स्कोरिंग उसका स्कोर ज़्यादा होगा ना आपसे। तो फिर उसके लिए मैं कहती हूँ कि मिनिमम आपके 8 पेजेस होने चाहिए, मिनिमम 8 पेजेस से कम नहीं। और फिर आपका पेपर इवन मतलब कि बड़ा बैलेंस होना चाहिए। पहला क्वेश्चन 8 पेजेस पे, तो आपके चारों क्वेश्चन 8 पेजेस पे होने चाहिए। ये नहीं कि पहला आपने 8 पे लिख दिया, दूसरा 4-5 और आखिरी आपका 2 पे ही रहेगा। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस के साथ आएंगी और वो सब चीज़ें ऑब्वियसली आपके अगर यहाँ पे एडमिशन लेते हो या कहीं भी, वो तो आपकी चॉइस है ना, लेकिन वो आपको फिर टाइम टू टाइम बताई जाती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था जी, बस वो मेरा कंसर्न जी जी मैंने आपसे राइटिंग मतलब मेरी राइटिंग जो है वो बेहतर नहीं है, तो दिस इज लीजिबल होनी चाहिए आपकी राइटिंग, पढ़ी जानी चाहिए, ठीक है ना। बस ऐसे नहीं होनी चाहिए कि आपने बंदा देखता ही रहता कि इसे वर्ड क्या, लीजिबल होनी चाहिए आपकी राइटिंग, साफ सुथरा। ये नहीं है कि कुछ लोगों की राइटिंग होती है, मार्क करें ऊपर पड़े वैसे। अच्छा, कुछ लोगों की राइटिंग होती है कि कुछ वर्ड इधर जा रहे हैं, कुछ यूँ जा रहे हैं, कुछ यूँ जा रहे हैं, तो वो बंदे की आंखें ही घूम जाती हैं पढ़ते हुए। मैम ये क्वेश्चन में ग्राफ बनाना या टेबल बनाना, ये अब आप ये देखें, मैं अगर आपको एक आपने लिखना है इंटरनेशनल रिलेशंस। अब ये सारा मतलब आपकी एक उसमें जाना चाहिए। अब कुछ बच्चे लिखते हैं इस तरह, अब देखना जरा, अब वो कहेंगे हम कैसे राइटिंग इम्प्रूव करें। भाई तुम पहले सीधी तो कर लो राइटिंग है, तो मतलब जब मजा ही नहीं, मेरी आंखें घूम जाएंगी कि मैं उधर देखूँ या इधर। पहले आप अगले बंदे की जो है वो आई साइट खराब कर देंगे, पहले अपनी राइटिंग तो सही कर लो। तो मैटर करती है आपकी प्रेजेंटेशन। बाज़ लोगों का मेरे पास जो मैं पहले आपसे पहले एक बैच को यहाँ पढ़ा रही हूँ, उसमें भी बड़े अच्छे अच्छे बच्चे हैं। एक लड़की है, उसका पेपर इतना खूबसूरत होता है, इतनी प्यारी राइटिंग, इतनी अच्छी हेडिंग कि ना मैं जब सारे पेपर्स ना, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मैंने अपने घर में सबको दिखाया। मैंने कहा ये काफ़ी सारे पेपर्स हैं, अगर आप देखें आप किसको ज़्यादा मार्क्स देंगे। सब ने उसका पेपर निकाला, वो इतना खूबसूरत पेपर कि वो लड़की ना अगर कहानियाँ भी लिखाएगी ना पेपर में, वो फेल नहीं होगी किसी पेपर में। बहुत मैटर करती है और बहुत खूबसूरत पेपर। मैं कहती हूँ कि पेपर ऐसा होना चाहिए एग्जामिनर की आंखों को ना ठंड पहुँच जाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों की इंशाल्लाह प्रैक्टिस के साथ साथ हो जाएंगी और आपको ये चीज़ें सिखाई भी जाएंगी। मैम ठीक है, अच्छी टीचर है माशाल्लाह। वन लास्ट क्वेश्चन, पेजेस मैटर करते हैं क्वालिटी के साथ अगर हम इसको रिलेट करें। मैंने अभी बात की है कि क्या 20 मार्क्स का क्वेश्चन 5 पेजेस आप जस्टिफाइड है? नहीं है, वो भी सकते हैं बात में। जो मैंने CSS का एक्सपीरियंस किया है, तो मेरी 5 पेजेस पे बात नहीं पूरी आती क्वेश्चन को। हिस्ट्री वगैरह की कुछ चीजें इस तरह की, कोई इस तरह का कुछ हिस्ट्री की बातें अगर नहीं होती, हिस्ट्री की बात आप वॉर पे ही बात करना शुरू कर दें। इंट्रोडक्शन, एक पेज तो इंट्रोडक्शन का हो गया, एक पेज कंक्लूजन का हो गया, 2 ये निकल गए। पीछे 3 पेजेस में आप इस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर देंगे, इंट्रोडक्शन ही निकाल दे, कंक्लूजन। वॉर पे क्वेश्चन आ जाए तो उसके बैकग्राउंड फैक्टर्स, उसकी जो हुआ उसमें, और फिर उसकी फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस लिखते लिखते मेरे तो 15 पेजेस भी नहीं पूरे हो सकते, नहीं है जस्टिफाइड। आपको मैं क्वेश्चंस दूंगी और फिर आप करके आइएगा, फिर मैं आपसे पूछूंगी अच्छा हुआ। मैम कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उसमें 8 पेज में जा ही नहीं सकता है। 7 पे लेते हैं, चलिए 7 से कम फिर नहीं होना चाहिए। अच्छा चलिए, आपने 6 पेजेस पे, आपने 5 पे करना है, तो ठीक है, मैं फिर 20 में से आपको दे दूँगी 5 नंबर, आपको दे दूँगी 6 नंबर, और फिर जिसने किए 12 पेजेस या जिसने 8 पेजेस, ये मैटर नहीं करता कि उसने खुला एक लफ्ज़ उधर लिखा है, एक लफ्ज़ इधर लिख दिया है और पेजेस नहीं। कंटेंट भी मैटर करता है, वो कंटेंट आपकी हेडिंग से, और वो जिस बच्ची की मैं बात कर रही हूँ, वो अगर लिखती है ना ये मार्कर से उसने बोल्ड लिखा हुआ है, तो
तो वो ब्लू पेन से सारा लिखेगी और उसमें भी कुछ पॉइंट्स को ना ब्लैक पेन से लिखती है, तो उसकी सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। एग्जामिनर के लिए आपने क्या कर दिया, आसानी पैदा कर दी ना। वो कहेगा वाह मतलब मुझे तो टाइम लगेगा, क्यों नहीं देगा उसको मार्क्स, ये बात होती है। तो मेरी तरफ से आप 2 पेजेस भी लिखते हैं, लेकिन फिर नंबर भी 2 ही एक्सपेक्ट कीजिएगा। तो ये 8 पेजेस डबल साइड की बात हो रही है। डबल देखें, ये जो है ना ये क्या है, पेज है, ये पेज, ये जो दोनों साइडों को आप एक लीफ है,